हे गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कूलाम के नियम के बारे में समझा था। कूलाम के नियम के बारे में अच्छे से समझा था, साथ में उसका फार्मूला भी डेरिवेट किया था, निकाला था। फार्मूला के बाद हमने समझा था कि अपसालन नाथ जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, उसके बारे में भी अच्छा सा समझे थे, और उसका मान कितना होता है, ये सभी चीज़ें आपको मैंने बताया था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपसालन नाट का वैल्यू नीचे कमेंट करें। जरा सभी लोग कमेंट करें जिन्होंने क्लास को लिया था। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को याद है कि नहीं, कि भूल गए हो आप सभी लोग। सभी लोग तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। और मैं पिछली क्लास का जो सीट था, PDF था, मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया था कल के डेट में, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड कर दिया था और टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को सीट वगैरह प्राप्त हो गई होंगी। सीट में काफ़ी सारे क्वेश्चन में दिया था, तो उसमें से कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे टेलीग्राम पे, सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, इस सीट में आपसे जो भी क्वेश्चन बन रहा है वे सभी क्वेश्चन बना लीजिए। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि टफ हैं, बाकी ये कूलाम के नियम पर आधारित सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं तो आज की क्लास के बाद बनने लगेंगे, क्योंकि आज मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कल तो बस केवल थियरी कराया था। मुझे बहुत ही खुशी है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कल की क्लास से ही काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, यानी आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही उपलब्धि है, बहुत ही आसानी से आप सभी लोग बहुत ही अच्छा परसेंटेज ला दोगे, बहुत ही अच्छा कर लोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। आज करीब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 29 क्वेश्चन दिया हूँ, 29 क्वेश्चन दिया हूँ। इसमें से मेरे हिसाब से 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे होंगे। कुछ आवेश से आधारित क्वेश्चन थे, कुछ कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन थे। जो नहीं बन रहे हैं आपको उससे परेशान नहीं होना है। पूरा चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होता है, पूरा चैप्टर जब तक कंप्लीट होगा तब तक आपसे सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे। मैं सभी टॉपिक्स को जब क्लियर कर दूंगा, और जो नहीं बनेंगे, फिर भी जो नहीं बनेंगे तो आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। मैं किस लिए यहाँ पर हूँ, आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अभी से स्क्रीनशॉट पूरा लेके रखे रहना। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही मैं पूरी चैप्टर्स का एक ही साथ सीट दे दूंगा, ताकि आपको रिवीजन वगैरह करने में आसानी हो, ठीक है। जब मैं सीट दे दूंगा तो सीट में जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे थे उन सभी क्वेश्चंस को टिक कर लेना, या स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे टेलीग्राम पर भेज देना या व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं एक ही लंबा सा डाउट क्लास लूँगा 2 से 3 घंटे का, उसमें पूरे चैप्टर्स के सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सिंपल है, आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं डेली के डेली पढ़ते जाइए, रिवीजन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। वैसे मैं आगे टेस्ट वगैरह लूँगा जब 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको रिवीजन तो हम ही खुद ही करा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी तैयारी कराएंगे, बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगा। आपको थोड़ा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी बैचेज वगैरह को लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स PDF शीट्स के साथ में आगे मैं DPP वगैरह भी दूंगा, असाइनमेंट भी दे दूंगा। ये सभी चीज़ें आपको एकदम फ्री में दी जाएंगी। किसी भी बैच से, किसी भी आपको इंस्टीट्यूट वगैरह से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैचेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, पढ़ाई की एक ललक होना चाहिए। जो नए स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं बता दूं, आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, या टेलीग्राम चैनल पर, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर मैं PDF देता हूँ। डेली क्लास के 2-3 घंटे के अंदर मैं PDF दे देता हूँ, और क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपके ग्रुप में चला जाता है, तो आप आसानी से तुरंत आप क्लास ले लेंगे, ठीक है। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलता है। पीछे की क्लासेज आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाकर देख लीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा मत पूछिएगा, जाकर सीधे देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं आप ना। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो बहुत सारी क्लासेज का PDF का या फिर नोट्स वगैरह का लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले से जान लीजिए। इस क्लास में हम बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि ये कूलाम का नियम जो है ना, ये थियरी के रूप में भी पूछता है एग्जाम में, साथ साथ में न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछता है। तो इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, कूलाम के नियम पर आधारित, कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। साथ में आगे चल के हम लोग आपेक्षिक वैद्युतशीलता, जिसे आप परावैद्युतांक कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ी सी कंसेप्ट है बस, उसको समझेंगे। फिर उसके पर आधारित भी एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स भी पूछता है।
परावैद्युतांक पर आधारित। तो सभी चीज़ें इस क्लास में स्मूथली चलेंगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बैठिए। एक बार सभी लोग अपने इष्ट देवता माता रानी माँ सरस्वती की याद करें, माँ सरस्वती को ध्यान दें, क्योंकि ध्यान देने से आपका दिमाग कंसंट्रेशन होता है, साथ में माँ का आशीर्वाद भी मिलता है, और माँ के आशीर्वाद से ही आप लोग बहुत ही अच्छा और सफल स्टूडेंट बनेंगे, बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो एक बार सभी लोग माँ सरस्वती को ध्यान दें, कमेंट बॉक्स से लेकर सभी जगह जय माँ सरस्वती लिखें, ताकि माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहे, ठीक है। तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कूलाम के नियम का रिकैप देखते हैं। क्या होता है कूलाम का नियम? मैंने आपको क्या कल बताया था आपसे? कल वैसे तो मैं लिख लिख कर पॉइंट को समझाया था, आज मैं वर्बली बता रहा हूं। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए दो आवेश अगर यहां पे रख दें इस तरह से, Q1 और Q2, ये दो आवेश रख दें जिनके बीच की दूरी r हो, ठीक है। दो आवेश इस तरह से रख दें इनके बीच की दूरी r हो, तो कूलाम के अनुसार ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं या फिर प्रतिकर्षित कर सकते हैं। यानी इन दोनों आवेशों के बीच में या तो आकर्षण बल कार्य कर सकता है या तो प्रतिकर्षण बल कार्य कर सकता है। कब आकर्षण बल कार्य करेगा, कब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जरा बताइए आप सभी लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कब आकर्षण बल कार्य करेगा, कब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने कल बताया था आपको कब आकर्षण बल कार्य करेगा, कब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। देखिए अगर सजातीय आवेश होंगे, सजातीय मतलब यानी प्लस, ये भी प्लस हो, प्लस Q1 हो और ये प्लस Q2 हो, या फिर ये प्लस माइनस Q1 हो या माइनस Q2 हो, तो इस कंडीशन में आपका प्रतिकर्षण होता है। मैंने कल आपको बताया था, ये थियरी के रूप में मैंने आपको बताया था। इसी जगह पर अगर विजातीय आवेश हो, विजातीय आवेश का मतलब ये प्लस Q1 हो तो दूसरा Q2 जो है ये माइनस हो, मतलब एक दूसरे के डिफरेंस आवेश हो, तो यहाँ पे आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। ये मैंने आपको कल सिखाया था, अच्छे से सिखाया था। अब ये जो बल होता है, बल क्या होता है मैंने आपको बताया था कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार आपको मैंने बताया था कल कि ये जो इन दोनों के बीच में बल कार्य करता है वह बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि नहीं बताया था? यही कूलाम का नियम होता है। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 मतलब इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ये मैंने आपको कल बताया था कि नहीं बताया था? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद क्या मैंने आपको बताया था? इसके बाद मैंने बताया था कि इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को, इसको हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी के स्थान पर k लिख देते हैं, एक कांस्टेंट लिखते हैं। F इज इक्वल टू हो जाता है k Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस k का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक है। और ये k का वैल्यू, k किसे कहते हैं? k को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी नियतांक। 9 इंटू 10⁹ k का वैल्यू होता है, k को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, ठीक है। इसी कहते हैं ना, k को स्थिर वैद्युतिकी नियतांक ही कहते हैं ना। ये मैंने आपको कल बताया था। इस k का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है और इसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी नियतांक। इस k का मात्रक क्या होता है? इस k का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? न्यूटन। इस k का मात्रक क्या होगा बताइए जरा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ये k का मात्रक होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए k का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग, नहीं तो k का वैल्यू भूल जाता है। अभी आपके लिए नया है ये, ठीक है। ये k का वैल्यू होता है। मैंने आपको बताया था यही k वैल्यू में बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये मैंने आपको बताया था ना, ये k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है? जहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है बताइए जरा? एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर आपका? यह आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए आप सभी लोग। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए सभी लोग। अरे यार कमेंट करो सभी लोग। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? इस एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब सभी लोग कमेंट करें इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। रिवाइंड हो जाएगा पूरा चैप्टर, कल का पूरा कल का लेक्चर रिमाइंड हो जाएगा आपका।
इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? कमेंट करें सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट करें। हाँ सही किए आप लोग, सही कर रहे हैं, कुछ लोग सही कर रहे हैं। क्या वैल्यू होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 8, ठीक है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सभी चीजें मैंने कल पढ़ा था लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब बताइए इस एप्सिलॉन नॉट का वीमा क्या होता है? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस एप्सिलॉन नॉट का वीमा क्या होता है? कमेंट करें सभी लोग, वीमा बताएं एप्सिलॉन नॉट का, फटाफट कमेंट करें सभी लोग, एप्सिलॉन नॉट का वीमा बताएं। और मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। और जो क्लास लाइव नहीं देख रहे हैं, प्रीमाइंड क्लास नहीं देख रहे हैं, तो वे सभी लोग क्या करना, फिर भी कमेंट करना कमेंट बॉक्स में जाकर। इससे क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, याद करने की क्षमता बढ़ेगा, आपकी एक्टिवनेस बढ़ेगी। ठीक है, ये पूरा कूलाम का नियम था, मैंने सेकेंडों में आपको समझा दिया, रिवीजन करा दिया कल के लेक्चर का ना। इसके अलावा काफ़ी पॉइंट्स थे। ठीक है, ये जो होता है, ये के का वैल्यू जो 9 इंटू 10⁻9 होता है, ये किसके लिए होता है? मैंने आपको कल बताया था, ये केवल वायु के लिए होता है, वायु के लिए होता है या फिर निर्वात के लिए होता है, वायु के लिए होता है या फिर निर्वात के लिए होता है। इस के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर वायु के लिए होता है या फिर निर्वात के लिए होता है? किसके लिए होता है? ना वायु के लिए होता है या फिर निर्वात के लिए होता है? बोलिए, वायु या निर्वात के लिए होता है, दो ही चीज़ों के लिए होता है ना। इसके क्या वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर यही दोनों आवेश को उठा कर ले जाके जल में रख दें या फिर तेल में रख दें तो इसका मान चेंज हो जाता है। इसलिए हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अच्छे से पढ़ेंगे आगे, निर्वात की वैद्युतशीलता के बारे में। ठीक है, अपेक्षिक वैद्युतशीलता के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने कल बताया था, लिखना चाहें तो लिख लें। वैसे इन चीज़ों के बारे में अच्छे से कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कूलाम के नियम पर आधारित काफ़ी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ इन चीज़ों को, ये आपको रिपीट कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि नया नया चीज़ें थी, भूल गया होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आएगा तुरंत सॉल्व करके उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, दो समान आवेश जिस पर 2 कूलाम का आवेश है, दो समान आवेश है जिस पर 2 कूलाम का आवेश है। ठीक है, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित है, परस्पर 1 सेमी की दूरी पर वायु में स्थित है, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित है। उनके मध्य कार्यरत बल, उनके मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए, उनके मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वैसे मैं सीट में दिया भी हूं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। एक बार सभी लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको बेसिक रूल बताता हूं, ये रूल आपके लिए आज भी काम करेगा, कल भी काम करेगा, बाद में आपके लड़के उड़के हो जाएंगे तब पर भी काम करेगा। कोई भी न्यूमेरिकल्स है आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, एकदम आसानी से कर लोगे, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होगी आपको। मैं आपको रूल बता रहा हूँ, 4 रूल। सबसे पहले सभी लोग अपना कलम वलम छोड़िए, रखिए, रूल को देखिए, ध्यान से समझिए। 4 रूल, 4 रूल। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स आए तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लाना है, मैं इसको कर लूँगा, ये कोई रूल नहीं है। कॉन्फिडेंस लाना है, ये कोई रूल नहीं है, अभी मैं रूल आगे बताऊँगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में से जो कुछ भी दिया है उन सभी चीज़ों को कलेक्शन करना है। क्या करना है? कलेक्शन करना है, पहला रूल। दूसरा रूल, उसके बाद आपको फार्मूला का सिलेक्शन करना है,
फार्मूला का सिलेक्शन करना है, कौन सा फार्मूला वहां लगेगा। क्योंकि अगर आपके सामने पूरी फिजिक्स से क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा ना कौन सा फार्मूला लगेगा। मैं जल्दी आपको फार्मूला का सीट दे दूंगा जिसमें पूरे फिजिक्स के फार्मूलेज को एक साथ में कंप्यूटराइज टाइपिंग है, ठीक है, सीट दे दूंगा फार्मूला का PDF फॉर्म में, जल्दी मैं दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर। परेशान नहीं होने की बात है, आपको आगे तक काम करेगा, ठीक है। तो ये फार्मूले का मैं आपको सीट दे दूंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको सेकेंड काम पे क्या करना है, फार्मूला का सिलेक्शन। तीसरा काम यूनिट करेक्शन। यहाँ पे अच्छे लोग मात खा जाते हैं, अच्छे लोग गलत कर देते हैं। यूनिट का करेक्शन यानी मात्रक का सही करना। फोर्थ काम कैलकुलेशन, जो कि सब लोग कर लेते हैं, कक्षा 1 का स्टूडेंट भी कर लेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया, कलेक्शन करना। इसमें क्या क्या दिया है उसके लिखना। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर दिया है क्या क्या दिया है भाई साहब, 2 समान आवेश जिस पर 2 कूलाम का आवेश है, ठीक है। 2 समान आवेश यानी यहाँ पर Q1 और Q2 2 आवेश है, दोनों पे समान आवेश है 2 कूलाम का। यही क्वेश्चन कर रहा है ना भाई साहब, क्या कर रहा है कि 2 समान आवेश है, मान लेते दोनों आवेश Q1 Q2 है, दोनों का वैल्यू क्या है 2 कूलाम है, ठीक है। परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, मतलब दूरी R क्या होता है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनके बीच कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग ज्ञात करना है क्या, बल F इज इक्वल टू वाट, ये से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लगाना है कूलाम का नियम। सॉरी स्टूडेंट, तबीयत सही नहीं, थोड़ा सा मैंने कहा ना अभी तबीयत पूरा सही नहीं हुआ है, इसीलिए मैं अन्य क्लासेज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी चीज़ें हैं आपके सामने, ये दिया है आपको ज्ञात करना है बल F और ये कूलाम्स का नियम, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो आपका पहला काम हो गया, कलेक्शन हो गया। अब क्या करना है, यूनिट का करेक्शन। देखिए अगर आप यूनिट के करेक्शन से पहले आपको क्या है, फार्मूला सिलेक्शन। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कूलाम के नियम वाला फार्मूला लगेगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R² वाला फार्मूला लगेगा, यही लगेगा ना फार्मूला, इसके अलावा तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसके बाद थर्ड रूल क्या करना है, ये तो आपका पहला रूल हो गया, क्या कलेक्शन हो गया। दूसरा यूनिट का फार्मूला का सिलेक्शन हो गया। अब तीसरा रूल, थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पर जो भी टर्म्स दिए हैं उनका MKS पद्धति में यूनिट लिखना, मात्रक लिखना। MKS पद्धति क्या क्या होता है, पहला M मतलब मीटर, K से किलोग्राम, S से मतलब सेकेंड। यानी कि जहाँ पर भी आपको ग्राम वगैरह चीज़ें दी हैं उसको किलोग्राम में चेंज कर देना है, जहाँ पर मिली सेकेंड वगैरह चीज़ें दी हैं उसे सेकेंड में चेंज कर देना है, जहाँ पर आपको मीटर से सेंटीमीटर वगैरह दी है तो उसे मीटर में चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका ये वैल्यू देखिए, ये 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करते हैं, 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर हो जाएगा। अब इसे हम लोग इस फार्मूला में रखेंगे। यूनिट थर्ड काम कर लिए, यूनिट का करेक्शन हमने कर लिया, अब इसे उठाकर इसी फार्मूला में रखेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, Q का वैल्यू क्या है 2 × 2 अपान, इनके बीच की दूरी क्या है 1 × 10⁻², ठीक है। अब इस K का वैल्यू लिखते हैं, K का वैल्यू क्या होता है, K इज इक्वल टू क्या होता है 9 × 10⁻9, ये होता है, यही वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, 2 × 2 अपान 1 × 10⁻², ये है, हो गया आपका F का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस F के वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वर्ग होगा ना, R² होता है तो यहाँ पर वर्ग हुआ, ठीक है, आप लोगों ने सही कहा, ठीक है, ये R² हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे जब हम, तो 4 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। ये -2 से -4 मतलब 10⁻13, 10⁻4, 9 4 13, ठीक है, 36 × 10⁻13। आप कैलकुलेशन कर लेना न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया, इस नियम को आपको प्रयोग करने आया। सबसे पहले आपको जो चीज़ें दी हैं लिख लेना है, फिर उसका फार्मूला सेलेक्ट कर लेना है, फिर यूनिट का करेक्शन कर लेना, फिर कैलकुलेशन कर लेना है। ईजी है आप सभी के लिए, सिंपल है। चीज़ें लिख लीजिए आप सभी लोग। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल को करते हैं, चलिए लिखिए फटाफट आप सभी लोग लिखिए।
चलिए, हो गया मुझे मालूम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो बिंदु आवेश, क्या है? दो बिंदु आवेश है, ठीक है। दो, इसको हम करेक्शन कर रहे हैं, दो, इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या? चलिए, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, ठीक है, जिसका वैल्यू है +2 कूलाम तथा +6 कूलाम, +2 कूलाम तथा +6 कूलाम है, ठीक है। ये दो बिंदु आवेश हैं, +2 कूलाम और +6 कूलाम का, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 4 सेमी दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। दो बिंदु आवेश +2 और +6 कूलाम के हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या क्या दिया है आपके सामने? दिया क्या क्या है? क्या क्या दिया है? दो आवेश है, एक Q1 है जो कि +2 कूलाम है, ठीक है। दूसरा है आवेश Q2 है जो कि +6 कूलाम है, ठीक है। ये दोनों आवेश हो गए। इनके बीच की दूरी R दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये सेंटीमीटर है, इसे तुरंत मीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए जान लीजिए, फर्स्ट रूल में मैंने क्या किया, जो भी चीज़ें दिया है उन सभी चीज़ों को लिख लिया मैंने। साथ में ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या? बल F, ठीक है। बल F ज्ञात करना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने कर लिया। क्वेश्चन में जो चीज़ें दिया है उन सभी चीज़ों को लिख लिया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, अब हम क्या करते हैं, फार्मूला सिलेक्शन करते हैं। तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम वाला फार्मूला लगेगा क्या? F = K Q1 Q2 / R², ठीक है। ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट काम हो गया कलेक्शन, दूसरा काम हो गया फार्मूला सिलेक्शन। कौन सा फार्मूला लगाया, इसका सिलेक्शन कर लिया। अब थर्ड काम हम लोग करने जा रहे हैं, यूनिट करेक्शन। देखिए यहाँ पर इसका कूलाम मात्रक है, इसका भी कूलाम मात्रक है, लेकिन इसका मात्रक सेंटीमीटर में। आपको मालूम है मुझे सेंटीमीटर में नहीं पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, मुझे सेंटीमीटर में नहीं पसंद है। इसको चेंज करेंगे 10⁻⁻2 मीटर में। बोलिए, हो गया महारथियों, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी फार्मूले में सभी वैल्यू रख देंगे। F = करेंगे, आप सभी लोगों ने मुझसे पहले कर दिया, बहुत से स्टूडेंट हमसे पहले कर दिए हैं। देखिए K Q1 का वैल्यू क्या है? 2 कूलाम। Q2 का वैल्यू क्या है? 6 कूलाम। नीचे देखिए R मतलब 4 × 10⁻² का वर्ग, ये R का वैल्यू हो गया। F = क्या हो जाएगा? K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9, मैंने आपको बताया, × 2 × 6 / 4 × 10⁻² का होल वर्ग, ये आपका हो जाएगा इतना न्यूटन। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूँ। देखिए, अब इसका आंसर आप लोग निकालोगे, इसका आंसर आप लोग निकालोगे, इसका आंसर क्या करोगे? आप लोग निकालोगे, इसका आंसर आप लोग निकालोगे। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं एग्जाम्स को लेकर, और यहाँ से ये पॉइंट्स आप समझ चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इन दोनों आवेशों के मध्य कैसा बल होगा, बल की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा? ध्यानपूर्वक सुनना, इन दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे, तो सीधे आपको सोचना है कि दोनों आवेशों का चार्ज कौन सा है। देखते हैं, इसका +2 है, इसका +6 है, दोनों आवेश समान है, तो यहाँ पे क्या होगा?
प्रतिकर्षण होगा। फटाफट आप सभी लोग एक बार नोट कीजिए, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो। वैसे मैं पीडीएफ में दूंगा इसका पूरा का पूरा, ठीक है, नोट कीजिए सभी लोग। वैसे मैं पीडीएफ में दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो परेशान मत होना, इस क्वेश्चन से आपको पक्का समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है, बस ध्यानपूर्वक समझना बात को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायु के दो गोले हैं जिन पर 4 माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम है, ठीक है। वायु के दो गोले जिस पर 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम ये प्लस है, ठीक है, तथा 0.4 माइक्रोकूलम है, 0.4 माइक्रोकूलम तथा क्वेश्चन क्या है, -8 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम है, ठीक है। उनके बीच इनके बीच जो बल कार्य करता है, बल 2 न्यूटन का कार्य करता है, 2 न्यूटन का कार्य करता है। इनके बीच जो बल है 2 न्यूटन का कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए, तो ज्ञात कीजिए। यहां पर थोड़ा उल्टा पूछ दिया आपसे, इनके बीच जो बल है वह 2 न्यूटन का कार्य करता है, तो ज्ञात कीजिए। पहला, दोनों गोलों के बीच की दूरी, दोनों गोलों के बीच की दूरी। दूसरा ज्ञात करना है आप लोगों के लिए, प्रथम गोले तथा द्वितीय गोले पर कार्यरत बल। प्रथम गोले द्वारा द्वितीय गोले पर कार्यरत बल। प्रथम गोले द्वारा द्वितीय गोले पर कार्यरत बल, ये आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगर आप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आप समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है। नहीं समझ में आया था पहला दूसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझा देगा। सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन में जो चीजें दी है उसका कलेक्शन करना है, उन सभी चीजों को दिया है करके लिखना है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक। 2 गोले हैं जिन पर 0.4 माइक्रोकूलम है Q1, ठीक है, और दूसरे पर क्या है 8 माइक्रोकूलम है Q2, क्या है 8 माइक्रोकूलम है। 2 गोले हैं जिन पर 0.4 माइक्रोकूलम है और -8 माइक्रोकूलम है, -8 माइक्रोकूलम है, ये -8 माइक्रोकूलम है, ठीक है, ये है। इनके बीच लगने वाला बल F कितना है, 2 न्यूटन का है, ठीक है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी, ये आपको ज्ञात करना है। मतलब समझिए डायग्राम से। यहाँ देखिए आपके सामने 2 आवेश है Q1 और Q2, ठीक है, ये 2 आवेश है। प्रथम आवेश पर 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरे आवेश में -8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। प्रथम आवेश पर 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरे पे -8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। इनके बीच जो बल लगता है, बल F क्या लगता है, 2 न्यूटन का लगता है। इनके बीच जो बल लगता है F 2 न्यूटन का लगता है। आपको ज्ञात क्या करना है, इनके बीच की दूरी यह r, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, न्यूटन का कूलाम के नियम का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, फार्मूला का सिलेक्शन। सबसे पहले जो चीजें दिया उसका हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूला का सिलेक्शन कर रहे हैं। कूलाम के नियम से क्या होता है, बल F इज इक्वल टू 1 अपान बल F इज इक्वल टू K Q
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये कूलाम के नियम से होता है। बल F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है, ये कूलाम के नियम से होता है। किसके नियम से होता है? कूलाम के नियम से होता है। ठीक है, अब आपके सामने देखिए F का मान दिया है, Q का मान दिया है, Q2 का मान दिया है और K का मान आपको मालूम है 9 इंटू 10⁹। आपको ज्ञात करना है इस R का वैल्यू, इस R का वैल्यू ज्ञात करना है। इस R को इधर लेकर आएंगे। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपान F, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सबका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, R का वैल्यू आ जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू K का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹। Q1 Q2 का वैल्यू क्या है? देखिए ध्यान पूर्वक, गलती इसी जगह होती है। हमने गलती कर दिया, क्या गलती किया मालूम है आप लोगों को? ये मैंने जानबूझ के गलती किया, लेकिन आप लोगों ने नहीं पकड़ पाया। देखिए मैंने आपको रूल क्या बताया था? यूनिवर्सल रूल बताया था जो हर जगह काम करता है। क्या? सबसे पहले सबसे पहले जो कुछ दिया है उसका हम लोग कलेक्शन करेंगे, फिर फार्मूला का सिलेक्शन करेंगे। तो मैंने पहला काम तो कर दिया, जो चीज़ें दिया है उसका हम लोग कलेक्शन कर दिए और जो पूछा है उसको लिख दिए। सेकेंड काम हमने फार्मूला का सिलेक्शन भी कर दिया, लेकिन थर्ड काम मैंने करना भूल गया। क्या है? यूनिट का करेक्शन। हमको यम की इस पद्धति में यूनिट रखना है। ठीक है, यूनिट का करेक्शन हमने करने भूल गया। आइए करते हैं यूनिट का करेक्शन। देखिए बल का मात्रक न्यूटन, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे चार्ज का मात्रक क्या है? 4 माइक्रोकूलाम। 4 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम से आपको मीटर में चेंज करना है। किसी भी चार्ज अगर माइक्रोकूलाम में होता है उसको मीटर में चेंज करना होता है तो 10⁻⁻6 का गुणा कर दिया जाता है। कितना गुणा किया जाता है? 10⁻⁻6 का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे ये चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इसी तरह चार्ज Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा -8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, ये Q2 का वैल्यू हो जाएगा, ये Q1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम गुणे माइनस, अब इस माइनस को नहीं लिखते हैं, 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे आपका ये बल 2 न्यूटन। ठीक है, ये लिख देते हैं। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं, आर का वैल्यू निकालते हैं तो आर का वैल्यू आ जाएगा। आर का वैल्यू कितना आएगा? मैं सॉल्व किया हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 12 इंटू 10⁻², 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये आता है आपका 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये आता है आर का वैल्यू। आर का वैल्यू ये आता है 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब ये देखिए -2 से क्या होता है? आर का वैल्यू मतलब 12 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, ये आर का वैल्यू हो गया। ये तो पहले क्वेश्चन का सलूशन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, प्रथम गोले द्वारा द्वितीय गोले पर कार्यरत बल, यानी यह गोला इस गोले पर कितना बल कार्य करेगा, यह आपसे पूछा है। प्रथम गोले द्वारा द्वितीय गोले पर कार्यरत बल, यह आपसे पूछा है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए मैं आपको बताया था और सीट में भी लिखा था मैं इस बात को, यार ये इस पे और ये वाला इस पे दोनों पर समान बल कार्य करता है। बल चेंज नहीं होता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। जितना बल से ये इसको आकर्षण करेगा उतनी बल से ये भी इसको आकर्षण करेगा, तो दोनों पर बल समान होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों पर समान बल से आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। ये 3 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया न्यूटन पर आधारित, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। अगर आप इन्हें कर लिए होंगे तो निश्चित रूप से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप सभी लोग अब न्यूमेरिकल्स करने की दशा में आ चुके हैं। आप कल के सीट को खोलिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाइएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, देखिए कल के सीट को खोलिएगा। वैसे मैं आज के सीट में भी काफ़ी क्वेश्चन देने वाला हूँ, लेकिन पहले आप कल के सीट को देखिएगा। ठीक है, देखिए कल के सीट में आप सभी लोग क्या करना बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 लगा लेना, लग जाएगा आपसे। 14 लगी जाएगा। ठीक है,
15, 16 ये सभी क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा। रुकिए, अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं निर्वात की वैद्युतशीलता के बारे में पढ़ाता हूँ, उसके बाद उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, तब आपके काफ़ी क्वेश्चन सीट के बनने लगेंगे, ठीक है। नोट कीजिए आप सभी लोग। हो गया, चलिए अब हेडिंग कर लीजिए निर्वात की वैद्युतशीलता, अरे परावैद्युतांक, आपेक्षिक परावैद्युतांक, मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आपेक्षिक परावैद्युतांक, आपेक्षित परावैद्युतांक। हेडिंग करिए सभी लोग, आपेक्षित परावैद्युतांक। आपेक्षित परावैद्युतांक, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है हमसे। एक मिनट कहाँ पे गया यार। हाँ, आपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, आपेक्षित विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपको यह कल ही की सीट में मिल जाएगा। मैं कल ही इसको पढ़ाने वाला था, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए कल मैंने नहीं पढ़ाया। आज इसको पढ़ा देता हूँ। क्या होता है देखिए, बहुत ही इजी से कंसेप्ट है। अगर दो यह आवेश Q1 है, Q2 है, इन दोनों को अगर पहले हम क्या करते हैं, वायु में रखते हैं या फिर निर्वात में रखते हैं, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, इस Q1 को और इस Q2 को ले जाकर जल में रख देते हैं, तो इनके मध्य कार्य करने वाला बल F चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, इसी को देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर इसको हम जल में रखते हैं तो क्या होता है, अगर जल के लिए क्या होता है, F का मान जल में या फिर माध्यम में लिख दीजिए, ठीक है। माध्यम का मतलब जल में, ठीक है। जल में क्या होगा, आपको मालूम है F = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन यम लिख दीजिए, यानी माध्यम का एप्सिलॉन, यानी इस जल का एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो होता है यह वायु के लिए होता है, यही चेंज कर देता है, यही पूरी कहानी चेंज कर देता है, क्योंकि यह एप्सिलॉन चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पर अगर मान लीजिए वायु के लिए निकालें, वायु के लिए या फिर निर्वात के लिए निकालें, तो F का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 होता है। आपको मैंने बताया था इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। लेकिन ये एप्सिलॉन जो होता है, इसका वैल्यू अलग अलग माध्यम के लिए अलग होगा। अरे इसको जल में उठा के डाल देंगे तो इसका जल के लिए अलग होगा। अगर इसी को उठाकर तेल में डाल दिए तो अलग हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग होगा। इसी को उठाकर दारू में डाल दिए, शराब में डाल दिए तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग माध्यम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है, तो यही चेंजमेंट कर देता है। बाकी सभी चीज़ें सेम होती हैं। देखिए बाकी आगे ये Q1 Q2 इसमें भी होगा, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी R² इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, Q1 Q2/R², ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन यम जो है माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट जो है यह निर्वात या फिर वायु की विद्युतशीलता है, ठीक है। विद्युतशीलता है, पॉइंट को समझिएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से या इससे इसमें भाग दे देते हैं या इसमें दे देते हैं, मतलब एक ही होगा। हम इसको उठाकर इसमें भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर
समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 यह है, इसमें 1 से भाग दे दिए। ठीक है, आइए देते हैं। यफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यफ वायु अपान यफ माध्यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यफ वायु। यफ वायु के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर, ये सबसे ऊपर रखें। देखिए आइए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एप्सिलॉन यम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, यफ वायु अपान यफ माध्यम इज इक्वल टू, देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट अपान 1/एप्सिलॉन यम, ये हो जाएगा। इसको अगर हम आगे लिखें तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन यम अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन यम अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। और यही आपका कहा जाता है एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक, इसे एप्सिलॉन आर या फिर परावैद्युतांक कहते हैं। पॉइंट समझिएगा यहाँ पे। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को उठाकर पहले वायु में रखा था, फिर एक माध्यम में रखा था, जैसे जल में रख दिया। अगर जल में रखा तो यहाँ पे एप्सिलॉन यम हो गया, अगर वायु में रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। दोनों से भाग दिए तो बल जो वायु में होता है और माध्यम में होता है, इन दोनों बल के अनुपात को कर लिए। वायु में कैंसर कितना बल लग रहा है, माध्यम में कितना बल लग रहा है, इसको लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ऊपर ये दोनों बल को लिखते हैं तो 1/एप्सिलॉन इससे होता जाता है। अब वायु में जो बल लगता है ये होता है, और अब ये एप्सिलॉन के बराबर हो जाता है। बात समझ में आई। अभी मैं न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये तो टेलर है, इसके आगे असली पिक्चर बाकी है। न्यूमेरिकल से आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको यही पॉइंट याद रखना है, यही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इस फिगर को मैं मिटा रहा हूं तो मैं इसका असली मतलब बता रहा हूं। देखिए, ठीक है, इस फिगर को मैंने रब कर दिया। देखिए क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक क्या होता है, आपेक्षित इसका फार्मूला मैं बता रहा हूं, विद्युतशीलता या परावैद्युतांक इज इक्वल टू होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक इज इक्वल टू होता है माध्यम की विद्युतशीलता अपान वायु में विद्युतशीलता। बात समझ में आई। देखिए ये ऊपर यम है, एप्सिलॉन यम है, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो गया, नीचे एप्सिलॉन नॉट है यानी वायु में विद्युतशीलता। यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता इज इक्वल टू होता है माध्यम में विद्युतशीलता अपान वायु में विद्युतशीलता, माध्यम में विद्युतशीलता अपान वायु में विद्युतशीलता। ये फार्मूला होता है। मुझे उम्मीद है आपको अपेक्षित विद्युतशीलता समझ में आया होगा। मैं दोनों आवेशों को अलग अलग माध्यम में रख रहे हैं, जो बल निकल रहा है उसी बल से भाग दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो विद्युतशीलता होता है उसी का प्रभाव होता है, वही यहाँ पे बनता है माध्यम में विद्युतशीलता अपान वायु में विद्युतशीलता। ठीक, ये होता है आपका। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं तो असली पिक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, इस फार्मूले को रहने देते हैं, बाकी रब कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के लिए मतलब वायु में और फिर माध्यम के अनुपात को कर देते हैं तो आपेक्षिक विद्युतशीलता निकल जाता है। ठीक है, अब आइए लिखते हैं। आइए क्या एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, दो धातु के गोले जिनके बीच की दूरी 3 मीटर है और प्रत्येक पर 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश है। ठीक है, लिख लेते हैं। दो धातु के गोले हैं, दो धातु
के गोले हैं जिनके गोले वायु में हैं, जिनके बीच की दूरी कितना है? बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर है। 3 मीटर है। ठीक है, 2 धातु के गोले हैं जो कि वायु में रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी 3 मीटर है। ठीक है, ये तो हो गया। प्रत्येक पर 10⁻⁻6 कूलाम आवेश है। प्रत्येक पर 10⁻⁻6 कूलाम आवेश है। प्रत्येक पर 10⁻⁻6 कूलाम आवेश है। ठीक है, ज्ञात करना क्या क्या है आपको? पहला ज्ञात करना है गोलों के मध्य स्थिर वैद्युतीय बल। पहला यह ज्ञात करना है। दूसरा ज्ञात करना है आपको, पहला तो ये ज्ञात करना है दोनों गोलों के बीच जो स्थिर वैद्युतीय बल कार्य करता है, या फिर ये ज्ञात करना है। ठीक है, वायु में। दूसरा ज्ञात क्या करना है? दोनों गोलों के मध्य कार्यरत बल यदि यह जल में रखा गया हो। अब आपको ज्ञात करना है कार्यरत बल अगर इसे जल में रख दिया है, यानी वही कंसेप्ट है। दोनों गोलों को पहले वायु में रखे हैं, फिर जल में रख दिए, तो कार्यरत बल ज्ञात करना है। यही तो करना है। इजी क्वेश्चन है, आसान से हो जाएगा। ठीक है, आसान है, सिंपल है। ध्यान दीजिए इधर, दोनों गोलों पे कार्यरत बल अगर वायु में है तब ज्ञात करना है, जल में है तब ज्ञात करना है। जल के लिए परावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है। जल के लिए परावैद्युतांक 80 होता है। जल के लिए परावैद्युतांक क्या होता है? 80 होता है। ठीक है, ये होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लोग दोनों गोलों के मध्य स्थिर वैद्युतीय बल वायु के लिए ज्ञात करते हैं। आपको मालूम है वायु के लिए F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। यही होता है, जहाँ पर 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक है, ये वैल्यू होता है, यही वैल्यू होता है ना, ये आपको मालूम है। बस इसमें आपको Q1 Q2 और R का वैल्यू रखना है। देखिए Q1 Q2 दोनों आवेश, प्रत्येक आवेश 10⁻⁻6 कूलाम के हैं, यानी Q1 = Q2 = 10⁻⁻6 कूलाम। ये हो गए। ठीक है, इनके मध्य की दूरी कितने हैं? 3 मीटर है, यानी R = 3 मीटर। ठीक है, तो वायु में कार्यरत बल क्या होगा? F = होगा 9 × 10⁹। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 Q2 दोनों का वैल्यू 10⁻⁻6 × 10⁻�6। ठीक है, अपान r² मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो ये इससे कट जाएगा। अब इधर देखिए 10⁻⁹, यहाँ पे 10⁻6, तो ये 6 6 12 हो जाएंगे 10⁻⁹, तो ये घटकर आप क्या आ जाएंगे? 10⁻³ न्यूटन। तो वायु में कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा? 10⁻³ न्यूटन। ये वायु में कार्य करने वाला बल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? जल में कार्यरत बल ज्ञात करना है। अभी हमने फार्मूला निकाला था, देखिए क्या फार्मूला निकाला था? F वायु में बटे F जल में या फिर माध्यम में = होता है अपसालन माध्यम में कोष्टक में जल में। ठीक है, यहाँ पे माध्यम क्या है? जल में अपान अपसालन वायु में। इसे लिखना था, यही फार्मूला ज्ञात करे थे ना हम यहाँ पे, तो अपसालन नॉट वायु में। ठीक है, = क्या होता है? अपसालन R, जिसे आप लोग परावैद्युतांक कहते हैं। यही हमने फार्मूला ज्ञात किया था ना, यही तो फार्मूला आया था यहाँ पर। अपसालन R को परावैद्युतांक कहते हैं। और यहाँ पे देखिए
परावैद्युतांक का वैल्यू दिया है 80, दिया है ना, ये परावैद्युतांक का वैल्यू क्या है 80 दिया है। तो यहाँ पर यफ वायु में अपान यफ जल में इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब यफ वायु में आपके सामने दिया है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, यफ जल में इज इक्वल टू यफ वायु में अपान 80। अब यफ वायु में दिया है आपका 10⁻³ हमने यहाँ पे निकाला था न्यूटन बटे 80, ठीक है। अब 80 से भाग देंगे, किसे 80 पट्टी से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 1.25 × 10⁻³ न्यूटन का, 1.25 × 10⁻³ न्यूटन का, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यह आपका वैल्यू आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, समस्या तो नहीं आ रही है पढ़ाई करने में, एकदम फ्री में, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो भाई पूछ लेना, मैं बता दे रहा हूँ सीधी सी, मैं प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे, लेकिन मेहनत कीजिएगा भाई साहब, पसीना निकालिएगा। आज आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आया है ना, बहुत अच्छा। अगर आया है तो आपको क्वेश्चन करने हैं सीट के, कौन कौन से, देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं सीट के, नोट कीजिए सभी लोग। सीट के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं कल वाले सीट के। देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक करोगे तो कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा, 14 तो हो ही जाएगा आपका, आजा हो गया होगा। 15 देखिए क्या लिखा है, दो आवेशों के मध्य विद्युत बल कार्य करता है। आप सीट डाउनलोड कर लेना सभी लोग, देख लेना वहाँ से। जब वे वायु में रहते हैं तब उसमें क्या, और जब वे जल में रहते हैं तब आपके 25 और 5 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो परावैद्युतांक ज्ञात करना है। वायु वाले से जल वाले से भाग दे देंगे तो परावैद्युतांक आ जाएगा, वायु वाले में जल वाले से भाग देंगे तो परावैद्युतांक आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, 25/5 यानी 5 आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपके 15 होंगे, 15 कर लेंगे, 16 भी कर लेंगे आप सभी लोग। अब ये 16 के आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। 15-16 कीजिएगा, उसके आगे क्वेश्चन को ट्राई मत कीजिएगा, टच भी मत कीजिएगा, नहीं तो करंट लग सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न में आप लोग कौन कौन कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 कर ही लोगे, 7 8 भी कर लोगे, 9 भी कर लोगे, 10 भी कर लोगे, 11 भी कर लोगे, 12 भी कर लोगे, ठीक है, 13 भी कर लोगे, 14 भी कर लोगे, 15 भी कर लोगे। 15 वाला तो यही क्वेश्चन है जो मैंने आज कराया आपको, ठीक है। 16 क्वेश्चन भी कर लोगे। देखिए धातुओं के लिए अपसालन आर यानी परावैद्युतांक, धातुओं के लिए अपसालन आर का वैल्यू अनंत होता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। अपसालन आर का वैल्यू वायु के लिए 1 होता है, ये पॉइंट रख लेना। धातुओं के लिए इसका वैल्यू अनंत होता है अपसालन आर का वैल्यू, और वायु के लिए 1 होता है, ठीक है। 17 18 ये सभी चीज़ें क्वेश्चन को कर लेना निश्चित रूप से। बाकी जो क्वेश्चंस नहीं होंगे उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी क्वेश्चंस हम कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आज का भी पीडीएफ आपको 1-2 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएंगे। ये कल के पीडीएफ के क्वेश्चन थे, यानी कल के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे देता हूँ आज के भी, ठीक है। परेशान मत होना, जो आते हैं कीजिए, नहीं आते हैं तो उसको टिक मार के रखे रहिए। अंतिम जिस दिन मैं कर दूंगा ये चैप्टर कंप्लीट है, उस दिन जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।